So, good evening, everyone. Jai Hind. How are you? So, I'm Supanjita and मैं आपकी यहाँ पर सोशल साइंस की फैकल्टी हूँ. तो जैसे कि हमारा प्लानर है उसके अकॉर्डिंग आपकी आज फर्स्ट क्लास होगी ज्योग्राफी. ओके. तो अब तक आपके माइंड में ये रहा होगा कि ज्योग्राफी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 8th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी. ओके. तो मैं सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से रखूंगी. अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप पूछ लेना. ओके. स्लाइड वगैरह आपको पीपीटी मिलेगी एंड एनसीईआरटी बेस ये सारा कुछ रहेगा. ओके. यहाँ तक सबको क्लियर है. बस आपकी तरफ से मैं इतने एफर्ट्स चाहती हूँ कि प्लीज कामली इसको सुनना. ओके. एंड कहीं भी आपकी कहीं कंसंट्रेशन वगैरह ब्रेक होती है तो दोबारा से वापस आइएगा फिर. ओके. चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को. तो पहली पीपीटी में मेरा इंट्रोडक्शन ही था और आज का देख लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या रहेगा कि आज की क्लास में हम कवर क्या करेंगे. तो जैसे कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे एंड रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है वो सारी चीज़ें देखेंगे. ओके. तो आज की क्लास बहुत लाइट रहने वाली है पर यहीं से फोकस बनाना है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा लोड बढ़ाते जाएंगे एंड आप सारी चीज़ें रिलेट कर लीजिएगा. यहाँ तक क्लियर है? ओके. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो ये इंट्रोडक्शन होता है आपकी रिसोर्सेज का कि रिसोर्सेज होती क्या है. रिसोर्सेज बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी नीड सेटिस्फाई करती हैं. वैसे हमारे माइंड में अगर मैं रिसोर्सेज वर्ड बोलती हूँ तो आप बोलोगे पेट्रोलियम हो गया या कोई भी नेचुरल सोर्स जैसे कि कोल हो गया, ऐसी चीज़ें माइंड में आती हैं. पर रिसोर्सेज क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे. कुछ भी हो सकती है वो XYZ जो कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे. नीड्स जैसे जैसे आपको यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना है या फिर आपको कोई चीज़ ट्रांसपोर्टेशन करानी है या कुछ भी करना है, उस केस में जो भी चीज़ का आप यूज़ करते हैं एंड वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसी को हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं. ओके. वॉइस क्लियर है ना एंड तक? कोई डाउट? ठीक है. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है. अब आती है कि हम बात करते हैं कि हमने इस रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे किया. अब पुराने टाइम पे चलते हैं, बहुत एंशियंट टाइम पे. तब क्या होता था? तब रिसोर्सेज नहीं थी, तब भी रिसोर्सेज थी. विंड क्या तब नहीं चलती थी? चलती थी. ठीक है. कोल पेट्रोलियम तब भी थे, हाँ थे. ठीक है. पर हम क्या उसे यूज कर रहे थे? नहीं. पर अब ये हम लोगों ने क्या किया है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड अब हम उसे यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, आप लोग को नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड कल को मैं जितने भी व्हीकल्स हैं वो हटा देती हूँ और आपसे बोलती हूँ कि आप इस पेट्रोल का यूज कर लो, वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगी, कोई यूज नहीं है. अब हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट आएंगे बोलेंगे मैम हम इसे आग लगा लेंगे एंड यूज कर लेंगे, बट इसके अलावा आप उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें. ओके. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक कि रिसोर्सेज क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं एंड उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट आता है कि अब हम इसको ये हम लोग कर लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. अब हम लोग क्या है, ये ह्यूमन बींग्स हैं. हम लोगों ने क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है कि नेचर में क्या प्रेजेंट है, टेक्नोलॉजी क्या है और उसके लिए इंस्टीट्यूशन क्या रहेगा. ठीक है. तो हम लोगों ने सारी चीजों को कंबाइन करके जितनी भी रिसोर्सेज प्रेजेंट थी अब हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया है. ओके. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस. अबाउट व्हाट डियर? ओके. कल्चरली एक्सेप्टेबल. ओके. इंस्टीट्यूशन लाइक कोई चीज आपने सेटअप की है जिसके लिए आप उस पर वर्क कर रहे हो. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल लाइक कि अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे बहुत सारी सोर्सेज हैं, जैसे मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो और आपकी सनलाइट भी है, काफ़ी अदर फोर्सेज भी प्रेजेंट है. बट एफिशिएंटली या कल्चरली जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको हम रिसोर्सेज टर्म देते हैं. हर चीज़ को हम लोग रिसोर्स नहीं बोल सकते. यस.
These arrows are signifying relationship between technology and institution. As you know, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा होता है. डेल्टा का मतलब क्या होता है, रेडी टू चेंज, मतलब किसी तरीके का कोई चेंज आना नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में. ओके तो इनके बीच में रिलेशन की मीन्स टेक्नोलॉजी को हमने ह्यूमन बींग्स ने यूज किया, उस पर नेचर पे यूटिलाइज किया एंड इंस्टीट्यूशन पे यूटिलाइज कर लिया एंड उसको प्रॉपर रिसोर्स किया, मतलब प्रॉपर यूज हम लोगों ने किया. ओके तो एक बार मैं स्लाइड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम एक साथ डाउट ले लेंगे. ओके नेक्स्ट आता है कि अब हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे करते हैं. तो क्लासेस जो जितनी भी रिसोर्सेज होती है ना, हम उनको काफी तरीके से क्लासिफाई करते हैं. एक होती है बायोटिक और एबायोटिक. अब आप बायो का अभी आपकी क्लास हुई थी तो सबको पता है कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, लिविंग या फिर लाइफ, और एबायोटिक का मतलब ऐसी चीज है जिसके अंदर लाइफ नहीं. ठीक है तो हमारे पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती है जो कि बायोटिक इन नेचर होती है, कुछ ऐसी होती है जो एबायोटिक होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला विंड बायोटिक है या एबायोटिक, एबायोटिक. ओके एंड मैंने पूछा बायोटिक के लिए प्लांट्स आपके बायोटिक है एबायोटिक, बायोटिक. ठीक है तो ये होती हैं आपकी दो रिसोर्सेज. ये हमें क्लियर हो गया कि ओरिजिन के बेसिस पे अर्थ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, उसके बेसिस पे दो आपकी रिसोर्सेज हो गई. अब आता है एग्जॉस्टिबिलिटी. हम बहुत छोटे थे तब से हम एक चीज सुनते आ रहे हैं कि कुछ टाइम बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा या कोल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम अपने व्हीकल्स को कैसे चलाएंगे. तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी सिटी में इलेक्ट्रिक बसेस चलती, राइट. तो उसी तरीके से हम रिलेट करेंगे कि कुछ रिसोर्सेज होती है रिन्यूएबल और कुछ होती है नॉन रिन्यूएबल. ठीक है रिन्यूएबल क्या होती है, रिन्यू कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद वो आपकी रिन्यू हो जाती है दोबारा से. एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कभी रिन्यू नहीं हो सकती, एक बार खत्म हुई तो हो गई. ओके उसको बनने के लिए दोबारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. अब एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रीज जो होते हैं आपके अकॉर्डिंग वो क्या है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल. बट अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि एक ट्री है, मैंने सपोज आज सैपलिंग लगाया किसी भी बड़े से ट्री का, ठीक है सैपलिंग लगाया, उसको पूरा बड़ा बनने के लिए ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स लगेंगे. तो एक मेजर टाइम गैप है, तो क्या किस में रखेंगे उसको, नॉन रिन्यूएबल में आ गया. ओके तो इसको देखना कि टाइम पीरियड अगर ज्यादा होता है जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है, तब उसको हम नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं. बट ट्रीज को भी एक वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है क्योंकि उसको रिन्यू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है तो ये आपकी दो रिसोर्सेज होगी एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर, मतलब खत्म होने के ऊपर. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक होती है कम्युनिटी, एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल. इंडिविजुअल की बात करते हैं, आप सब एक घर में रहते हो, ठीक है तो आपका क्या वो घर किसी और के साथ भी शेयरिंग है, नहीं. आप बोलोगे अगर मैं ये प्रॉपर्टी ओन करता हूँ तो ये मेरी रिसोर्स है, कल को कोई वहां पर आकर क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं ये तुम्हारा नहीं हमारा घर है, नहीं नहीं हो सकता है ना ये. क्यों, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, राइट. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी. अब आप लोग मंदिर जाते होगे, टेंपल जाते होगे, कोई भी वर्शिप प्लेस आप जाते होगे, तो वहां आप देखते होगे कि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, या फिर पार्क समझ लीजिए, वहां पर आप सब जाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि ये लोग नहीं जा सकते या ये लोग नहीं जा सकते, सब जाते हैं वहां. ठीक है तो वो क्या होती है, वो कम्युनिटी बेस्ड है. ओके नेक्स्ट आता है नेशनल लेवल पे. अब नेशनल लेवल पे कोई रिसोर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में है गोल्ड, ठीक है हमने अर्थ में से गोल्ड निकाला, तो वो क्या है, वो नेशनल लेवल पे रिसोर्स है. क्या कोई उसको इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है कि अरे नहीं ये माइनिंग में से निकली है, मेरी स्टेट में से निकला है तो ये मेरा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं कि अब कल को उत्तर प्रदेश में कुछ निकलता है कि नहीं ये हमारा हो गया, नहीं. वो क्या है, वो नेशनल लेवल पर रिसोर्स है. पेट्रोल है तो वो नेशनल लेवल पर है, वो गवर्नमेंट की होती है. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल. अब ये इंटरनेशनल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लाइट्स होती है आपकी, अब आप जाते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल कर कर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब जैसे इंडिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया पड़ता है, यहाँ से एक प्लेन स्टार्ट होता है फ्लाइट करना और यहाँ पर आता है लैंड करता है, तो क्या वो इंडिया के ऊपर होके भी जाएगा, इंडिया के ऊपर होके भी जाएगा. अब कल इंडिया बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाने देंगे क्योंकि इंडिया के ऊपर जितनी एयर है वो हमारी है, ऐसा हो सकता है, नहीं. ठीक है तो ऐसे केसेस में ऐसी रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है. इसमें आपका एग्जांपल आ सकता है ओशियन भी, ओशियन यूज किए जाते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अब हमारे पास कौन सा ओशियन है यहाँ पर, इंडियन ओशियन है, ठीक है तो इंडियन ओशियन को हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी. यहाँ से काफी सारी शिप्स जाती हैं आती हैं, भले ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम हमारी टेरिटरी में मतलब कोई भी आ सकता है, हमारे ओशियन में मीन्स हमारे कोस्टल एरिया में यहाँ पर कोई भी आ सकता है, नहीं कोई भी नहीं आ सकता है. कुछ एरियाज तक मतलब कुछ नॉटिकल माइल्स तक एरिया डिसाइडेड होता है, उसके बाद कोई भी वहां पर आ सकता है, मीन्स घूम सकते हैं. बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है
ओके तो ये यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? या लास्ट वन ऑल, स्टेटस के बेसिस पे कि डेवलपमेंट कितना हो चुका है उसका। फॉर एग्जाम्पल कुछ रिसोर्सेज होती है पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज होती है पोटेंशियल रिसोर्स एंड कुछ होती है डेवलप्ड एंड कुछ होती है रिजर्व्स। ओके पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हाँ विच हैज पोटेंशियल। अब हमें बहुत टाइम से पता था कि विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर क्या हम लोग कर पाए थे काफी टाइम तक? नहीं। तो हमें पता है कि उस चीज में पोटेंशियल है, okay? पर अभी हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। हमें पता था पेट्रोल से कार चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलेगा, हमने उसे यूज कर लिया तो डेवलप्ड हो गया। ओके अब आता है कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ रिजर्व्स मतलब जिसे हम नहीं निकालते। अब अभी आप लोग अगर करंट अफेयर से जुड़े रहते होगे तो आपको पता होगा कि हिमालय में लिथियम मिला था, सुना था? एंड लिथियम ओके लिथियम क्या है? एक तरीके की बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी सोर्स है। इसी वजह से बोलते हैं कि वो एक कह सकते हैं ना काफी ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट दे सकता है इंडिया को, पर हम उसे क्या यूज कर रहे हैं? अभी नहीं। तो वो क्या है? रिजर्व्स में। अब क्यों हम नहीं यूज क्यों नहीं कर लेते उसको? हाँ नेक्स्ट। हाँ फॉरेस्ट रिजर्व्स हो सकते हैं वहां पर, प्लस वो रिलीजियस प्लेसेस से है, प्लस वहां पर अगर किसी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी की हम लोगों ने तो क्या हो सकता है? मैसिव अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। प्लस हमारी डाइवर्सिटी मींस जो कह सकते हैं ना हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, हमारे माउंटेन्स हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, वो डैमेज होगा। ओके तो इसीलिए अभी हम लोग उस चीज को नहीं यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई यस? या लेट मी क्लियर दिस। ओके सो इस बच्ची ने ये बोला है कि मैम आप मतलब जैसे किसी भी कंट्री के ऊपर होके जा रहा है तो हमारे पास ये राइट होता है। यस राइट होता है, बट उसके लिए हम लोग एक एग्रीमेंट वगैरह साइन करके रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर आपका प्लेन हमारे ऊपर से होके जाएगा, प्लस हमारे पास रडार्स वगैरह होते हैं तो हम स्पेसिफिक कर पाते हैं। अब ये नहीं है कि फाइटर प्लेन बोलता है कि मैं उड़ते उड़ते फ्लाइट करते करते चला गया पाकिस्तान, उस केस में क्या होगा? एक्शंस लिए जा सकते हैं, मतलब किसी भी ऐसी कंट्री में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना एक्शंस होते हैं, बट इन केस ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइंस या इंटरनेशनल एयरलाइंस वहां पर अलग कंडीशंस होती हैं। तो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि ऐसा कुछ होता है। या फिर जैसे एयर का एग्जांपल ले सकते हैं कि एयर किसी की बाइंड नहीं है कि इंडियन टेरिटरी में जितनी एयर आ रही है हम उतनी यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर लाई करती हैं, या फिर ओशियंस हो। यस हाँ फुली नहीं था मतलब, बट हाँ उसमें आंसर आ सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था ताकि आप रिलेट कर सको। देखो वो कंडीशंस होती हैं, लाइक अब ब्रिटिश टाइम की बात करें तो काफ़ी सारी रेगुलेशंस थी कि आप फॉरेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर पुराने टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ये यूज़ नहीं कर सकती है, ऐसी चीज़ें चलती आई थी। अब हर जगह एक छोटा सा एक्सेप्शन रहता है कि आप इतना ये रहेगा। ओके अब कम्युनिटी बेस्ड लाइक पार्क है, अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है कम्युनिटी बेस पर, ठीक है। पर अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो सबके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। तो जस्ट आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि आप रिलेट कर सकोगे कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होती है। ओके तो वो रिलेट करने के लिए था। अब अगर हम इसका फ्लो डायग्राम देखें तो कुछ रिसोर्सेज होती हैं नेचुरल,
नेचुरल जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ओके, एयर हो गया, विंड हो गया, सनलाइट हो गई या सोलर एनर्जी हो गई, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। बट इसमें भी दो होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गया, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हो गया। ओके, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस का मतलब जैसे कि आपके घर वगैरह हैं, ये सारी चीजें इनमें आ जाती हैं। आपके पास कार है, ये भी एक तरीके की रिसोर्स है, राइट, एक ये भी एक तरीके की रिसोर्स है, तो ये सारी चीजें इसमें रखती जाती हैं। एंड नेचुरल में बात करते हैं तो रिन्यूएबल में आती है आपकी कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है, विंड एंड वाटर। ओके, बायोलॉजिकली में आती हैं आपकी नेचुरल सोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। एंड नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो वहां पर आती हैं आपकी रिसाइकलेबल मेटल्स, नॉन रिसाइकलेबल। अब आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन होता है, आयरन का अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपके घर में बेकार है तो आप लोग क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो, किसके लिए, रिसाइकल करने के लिए। ठीक है, तो यही वो चीज है कि रिसाइकलेबल कुछ चीजें होती हैं, पर मेटल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। यस, अब आयरन मैंने आज एक्सट्रैक्ट कर लिया, या डायमंड या गोल्ड मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, पर क्या वो रिन्यूएबल है, नहीं। ठीक है, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे बनने में, क्या पर वो रिसाइकलेबल है, यस। अगर मेरे पास एक गोल्ड का पीस है, मे बी मैं उसकी कल जाके कुछ चेन बना लूं, कोई ज्वेलरी बना लूं, कुछ भी कर सकती हूँ, ओके, तो वो रिसाइकलेबल है। अब नॉन रिसाइकलेबल मतलब फॉसिल फ्यूल, क्या ऐसा होता है कि आज पेट्रोल यूज कर लिया, कल उसका स्मोक भर के रख लिया एंड कल दोबारा वो पेट्रोल बन गया, नहीं, रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो वो एक बार खत्म हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है, ये फ्लो डायग्राम है जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस बनेगा तो जैसे बायोटिक, ए बायोटिक के ऊपर बन सकता है, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल के ऊपर बन सकता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, जो सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी मतलब किस तरीके की रिसोर्सेज आपके पास हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपके पास और सारी चीजें भी होती हैं, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे ऊपर डिपेंड करती है। जस्ट अ मिनट, ओके, मैं इसमें एक्सप्लेन, वेट वेट, ओके, सो यू वर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, राइट। तो अगर किसी भी चीज की हमें क्वालिटी क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से रहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी काफी सारे टाइप की होती हैं। अब स्ट्रक्चरल में ही फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है और एक अच्छी नहीं है, तो क्वांटिटी क्वालिटी मतलब अब सपोज आपके 10 रूम्स है, लगातार लाइन्स है, ठीक है, कंटिन्यूसली लाइन्स में है, तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, बट क्या क्वालिटी इतनी बेटर होगी, मे बी हो भी सकती है, मे बी नहीं भी। बट वहीं अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया है, काफी सारी चीजें उसमें अंदर है, फुली फर्निश्ड है, या फिर हमने प्रॉपर उसकी फिनिशिंग की है, उस केस में क्वालिटी आ जाती है। तो ह्यूमन की भी जितनी भी चीजें होती हैं उसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी आती है। और फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, ब्रांड्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, राइट, ब्रांड्स वगैरह देखे होंगे, कुछ ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, कुछ नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, क्वालिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीजें होती है। लास्ट तक सबको समझ में आया? क्या मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हूँ क्वेश्चंस? तभी एक्टिव हो ना? यस यस, रिपीट करना है क्या? क्वालिटी एंड क्वालिटी, ओके। तो ह्यूमन की जो रिसोर्सेज है ना, वो स्ट्रक्चरल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल हो सकती हैं, बाकी होती है क्वालिटी और क्वांटिटी, कि किस तरीके की क्वालिटी वो है। देखो क्वांटिटी का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि मिल्क है, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्लास ऑफ मिल्क है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, आप बता सकते हो कि मैम इतने लीटर है। ठीक है, आप बोलोगे मैम 1 लीटर है, 2 लीटर है। पर अगर मैंने पूछा क्वालिटी बता सकते हो, क्वालिटी भी आप बता सकते हो, बोल सकते हो मैम इसमें वाटर के कंटेंट ज्यादा है, तो इसको इसकी क्वालिटी बेकार है। इन द सेम वे आपकी डेली लाइफ में जितनी भी ह्यूमन के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होती है उसमें भी आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी जैसी चीजें आती है। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब आप जो भी अर्न करते हो ना, मतलब इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा या मॉनेटरी वर्ड होता है, एंड फीजिबल मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, मींस वो आपके अंडर आए। एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल ये आपकी नोटबुक है, आपकी प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो ये आपकी इंडिविजुअल। ओके, तो जो भी चीजें आपसे पर्सनली रिलेटेड होते हैं। व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ए बायोटिक कंपोनेंट बोला, अच्छा मुझे एग्जाम एक
एक मेरा क्वेश्चन है, एबायोटिक कंपोनेंट्स को नॉन रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल में रखेंगे, किस में रखेंगे? एबायोटिक है, फॉर एग्जांपल विंड है, एबायोटिक है क्या रिन्यूएबल है? हाँ है, ओके। वहीं दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कोल, कैसा है? एबायोटिक है, किस में रखेंगे? ठीक है, तो काफी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन के अंदर एक कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स और भी चीजों में आते हैं। ठीक है, क्लियर? नेशनल और इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे जो चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया की टेरिटरी में जो चीजें आती हैं वो आपकी हैं, हिमालय आपका है, कुछ हिमालय आपका है, ठीक है, या आपकी कुछ रिवर्स आपकी हैं, गंगा आपकी है, तो ये हमारी नेशनल। ओके, क्या गंगा पे आप क्लेम कर सकते हो? नहीं, ये यूपी से जाती है, ये यूपी का ज्यादा राइट है, नहीं, ठीक है, तो ये नेशनल हो। अब इंटरनेशनल लेवल पे कोई सी हो गया, ओशियन हो गया, या एयर फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऐसा एग्जाम्पल है बेसिक का, बट यस। या ये वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं कि हम कितना वाटर यूज करेंगे, बट कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमारा इस चीज के ऊपर पूरा राइट है। ओके, वो वाटर के यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है एंड कितना वो रिवर उस जगह में एरिया कवर करती है। ओके, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया, रिसोर्सेज समझ ली, काफी सारी टाइप्स समझ लिए। अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी लाइफ। आपसे मैं सारी रिसोर्सेज ले लेती हूँ आज, क्या आपकी लाइफ इजी होगी? क्या क्वालिटी होगी लाइफ में? नहीं। रिसोर्सेज में आपके बेसिक पेन वगैरह भी आ सकते हैं, फोन भी आ सकता है आपका, ओके, मोबाइल फोन भी आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, ये सारी चीजें, फैन भी आ सकता है। सब बायोटिक्स। ओके, तो जितनी भी रिसोर्सेज आपके नेचर में प्रेजेंट है बाय नेचुरल रिसोर्सेज, वो बोली जाती हैं आपकी गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, वो आपको नेचर ने फ्री गिफ्ट दिया है, एंड नेचर ने ऐसा नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेशन किया है किसी के साथ कि इंडियंस है तो ज्यादा मैं दे देती हूँ रिसोर्सेज, या कोई और कंट्री है या नहीं तो कम देते हैं। ठीक है, तो नेचर ने क्या ध्यान में रखा था कि किस तरीके की कंडीशंस किस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स वहाँ पर है। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन में। एग्जाम्पल जैसे कि आपके गोल्ड आयरन वगैरह है, की रिसोर्सेज कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ झारखंड, या तो अब सभी रिसोर्सेज वेरी करती, तो ऐसा कुछ डिसाइड किया था नेचर ने कि छत्तीसगढ़ वाला एरिया है तो मैं यहाँ ज्यादा रिसोर्सेज दे सकती हूँ? नहीं, उसने बस इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब किसी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब में रिसोर्सेज बांटी थी। अब किसी पे ज्यादा पहुंच गई, किसी पे कम पहुंच गई, तो कुछ नहीं है। अब जैसे अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका की जो बेल्ट है ना वहां पर बहुत ज्यादा डायमंड मिलता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, बट कुछ और कंट्रीज में नहीं मिलता। अब अफ्रीका में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, या ईरान इराक में बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है, पर हमारे यहाँ नहीं है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन किया? नहीं, वो तो सिर्फ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज कैसी कंडीशन में बन रही थी। ओके, लास्ट तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट आता है कि अब हम जो रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे थे इनडिस्क्रिमिनेटली, तो उसकी वजह से कंडीशंस क्या बनने लगी? कितने टाइम से हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो? हाँ, 200 ईयर्स कह सकते हैं, बट लास्ट 100 या 50 या 70 ईयर्स में बहुत ज्यादा यूज किया हम लोगों ने। ओके, हमने कितनी ज्यादा माइनिंग की, अगर कभी कोई इधर विजिट करता है तो देखना कितनी ज्यादा माइनिंग हुई है ना माइनिंग? कहाँ हुई है माइनिंग बताओ? लास्ट लास्ट बताइए कहाँ पर हुई है सबसे ज्यादा माइनिंग इंडिया में? झारखंड छत्तीसगढ़ रीजन। ओके, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर सुनो। ओके, तो अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी रिसोर्सेज को निकाल लिया। क्या क्या रिसोर्सेज हमने निकाल ली वहां से? क्या मिलता है छत्तीसगढ़ झारखंड में?
फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते हैं, वहां पर कोल मिलता है। ओके, हाँ फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है। और बाकी ओर्स मिलती है। और क्या होता है, और बताएगा कोई लास्ट में से? बैक बेंचर्स, लास्ट में से कोई बताओ। हाँ हाँ बताओ, बताओ। कोई बात नहीं, आप गलत बताएंगे सही बताएंगे, बताइए जल्दी से। क्या होते हैं? और कुछ तो आता होगा माइंड में, मैंने बोला तो। एनीवन, गर्ल्स में से? ओके देखो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस रखो आंसर देने का। हाँ बताओ। हाँ, इम्प्योर और रॉ फॉर्म। अब जैसे अगर मेरे ये अर्थ क्रस्ट है, हम लोग यहाँ पर हैं, इसके नीचे मे बी रिसोर्सेज हो सकती हैं। अब ये रिसोर्सेज ऐसे तो नहीं थी, बिल्कुल पैक्ड थी कि एक कोई भी आएगा पर्सन, जैसे सुपंचिता मैम आएंगी, यहाँ से ओर को निकालेंगे, मीन्स यहाँ से इस मेटल को निकालेंगे एंड यूज कर लेंगी। ऐसा तो नहीं था कि अंदर पूरी ज्वेलरी रखी हुई है, नहीं। तो वहां पे क्या था कि वो जो मेटल था, अब वो कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। उसके साथ साथ और भी इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, डस्ट हो सकती है, सॉइल हो सकती है, या कोई और मेटल भी हो सकता है, या कोई और मिनरल भी हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ओर। जब कोई भी मेटल आपका किसी और मिनरल या डस्ट या इम्प्योरिटीज के साथ के मिक्सचर के साथ अगर अर्थ क्रस्ट से निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं ओर। अब इसको कैसे प्योर किया जाएगा? कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ही इज राइट। तो काफी सारी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आयरन का एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको एक सारी डस्ट में सैंड लिया मैंने, ओके फॉर एग्जांपल मेरे पास सैंड है, उसमें मैंने आयरन को मिक्स कर दिया, छोटी छोटी आयरन की फिलिंग्स थी, उसको मैंने मिक्स कर दिया। तो कैसे सेपरेट करेंगे? बहुत बेसिक है, मैग्नेट से। ठीक है, सबसे सिंपल है, मैंने मैग्नेट दे दिया, आपने उसमें लगाया जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो। तो इसी तरीके से मेटलर्जी, या फिर कह सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट मेथड होता है, रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है। इन सब से हम लोग क्या करते हैं, या रिफाइनिंग होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं और में से मेटल। पर हम सब कुछ वेस्ट नहीं करते। अब जैसे क्रूड ऑयल का होता है, तो वो आप साइंस में पढ़ोगे। क्रूड ऑयल में सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रूड ऑयल में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? पेट्रोलियम, यस। कोल नहीं होता क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। देखो क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे ये आपका अर्थ क्रस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं रेस कर देती फॉर एग्जांपल, ये आपका अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे बहुत सारे फॉसिल्स प्रेजेंट है। फॉसिल्स मतलब कुछ हजार साल पहले कुछ जानवर या कुछ फिशेस या कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उनको अब आप लोग बोलोगे डेड होने के बाद तो डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, हमारी बॉडी तो बिल्कुल सॉइल में मिक्स हो जाती है। पर ऐसा नहीं हुआ उनके साथ, क्यों? क्योंकि उनके पास जो ना कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं थी। अब हम लोगों को डिग्रेड कौन करता है, डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह। अब वहां पे बैक्टीरिया नहीं था, क्योंकि वो इतना नीचे थे या कोई भी कंडीशन थी, प्लस प्रेशर हाई था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाया। अब बैक्टीरिया सरवाइव नहीं किया, तो ये जो बॉडी थी यहाँ पे फिश की, बहुत बेसिक लेकर चल रही हूँ मैं, ऐसा मतलब रियल मत समझना। तो यहाँ पे फिश की बॉडी थी, अब इस फिश की बॉडी भी तो डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज पर हो नहीं पाई, बैक्टीरिया नहीं थे, तो ये कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स में। ओके, प्रेशर एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फॉसिल फ्यूल बनेगा। ओके, जैसे डायमंड होता है, वो भी क्या होता है, एक तरीके का कोल होता है। तो कोल को अगर हम दूसरी कंडीशंस देते तो क्या वो बन जाता? डायमंड। ओके, इसी तरीके से प्लस ग्रेफाइट भी उसी का एलोट्रॉप है, ऐसे। तो अब ये क्या हुआ, कंडीशंस ऐसी मिली, तो इसमें से कुछ गैस वगैरह रिलीज हुई। तो हमने जब यहाँ से माइनिंग करना स्टार्ट किया कि चलो नीचे क्रूड ऑयल है, कुछ लेकर आते, तो हमें क्या मिला ऊपर? तो हमें यहाँ पर क्या मिला? हमें सबसे पहले मिली नेचुरल गैस, क्योंकि गैस लाइट होती है, ऊपर आ गई, निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है, यूज कर ली। नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड, क्रूड ऑयल, ठीक है। अब ये जो क्रूड ऑयल था, ये जो क्रूड ऑयल था, ये जो क्रूड ऑयल था, यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन होकर आता है इंडिया में। क्या इंडिया पेट्रोल मंगाती है कि नहीं? नहीं, अभी पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई, डीजल भेज दो, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। अब उसमें कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है, वो उसका नेशन जाने,
ओके तो हम लोग ना दूसरे नेशन से क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं। उस क्रूड ऑयल को क्या करते हैं हम लोग, रिफाइन करते हैं। अब रिफाइन करने का क्या तरीका होता है, कभी पेट्रोल को टच किया है, कैसा फील होता है, ठंडा होता है, राइट, ठंडा होता है। या केरोसिन, केरोसिन देखी होगी। पेट्रोलियम जेली यूज करिए, वैसलीन, यस। तो ये सब प्रोडक्ट किसके हैं, ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं। जनरली हम उसको बॉईल करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तो जब हम उसको बॉईल करते हैं तो जिसका जैसा मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है या इवेपोरेशन होता है, उसके बेसिस पे वो सेपरेट हो जाते हैं, रिफाइनिंग हो जाती है एंड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लास्ट में क्या बचता है, ग्रीस। ग्रीसिंग कराते हो ना बाइक्स की, साइकिल्स की, तो वो भी इसी से आता है। ओके, ब्लैक कलर का उसमें कुछ लिक्विड भी होता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करा करो। और क्या होता है, वैसलीन, उसको और प्योरीफाई करते हैं, उस वैसलीन को यूज करते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। पहले उसको एज अ ग्रीस यूज किया जा सकता करते थे, या फिर एज अ लुब्रिकेंट यूज किया करते थे। बट लेटर ऑन उसमें थोड़ा हम लोगों ने चीजें एसेंस वगैरह ऐड करके उसको स्किन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ओके तो यहाँ तक हम लोग काफी पहुंच गए थे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज अब होने लगा है। अब अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं ना सोर्सेज, या कह सकते हैं सर्वेज के अकॉर्डिंग, आज से 50 to 60 ईयर्स बाद क्या होगा, क्रूड ऑयल फिनिश हो जाएगा। रेट देखा है हम कितना ज्यादा यूज करते हैं क्रूड ऑयल, देखा है ना। हमें कहीं भी जाना होता है, छोटा सा थोड़ा दूर भी जाना होता है, हम क्या यूज करते हैं, बाइक यूज, ठीक है। तो काफी सारी चीजों की वजह से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होने लगा है। अब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से ही मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि ये सारी नोटबुक्स है, ये आप क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसने देखा नोटबुक्स तो बहुत अच्छी हैं, मैम ने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मेरा मन नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसके हाथ में सारी नोटबुक्स आ गई, ठीक है। अब वो अपने कुछ फ्रेंड्स को दे देगा कि यार तू मेरा फ्रेंड है, ले तू एक दो नोटबुक ले ले। क्या वो सारी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मे बी वो कर भी दे, मे बी वो ना भी करे। तो इसी तरीके से कुछ रिसोर्सेज जो होती है हमारी, वो कुछ ही हैंड्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। ओके, उसे हर कोई यूज नहीं कर पाता है। ओके, जिसकी वजह से एक डिफरेंस बनता है रिच का और पुअर का। ओके, तो अभी क्या है, हम लोग पेट्रोल वगैरह सभी यूज कर पाते हैं, बट अर्ली टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो क्या सब कोई पेट्रोल यूज करते थे, नहीं। जितनी भी हाई क्लास होती थी या रिच पीपल होते थे वही यूज करते थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था इन फ्यू हैंड्स। ओके, क्या आज आप सारी रिसोर्सेज को यूज कर पाते हो, नहीं। हम लोग सारी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते। क्या आज भी कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के ही हाथ में, हाँ, हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर बहुत वेस्ट होता है। इंडिया की कंट्री में तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें वाटर बेस्ड है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं हम ओवर इरिगेशन करते हैं। ओके, या हमारे घर पे भी, हाउस होल्ड में भी हम कितना ज़्यादा लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। इसी वजह से क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा है। एक्सप्लॉइटेशन से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कोई बताएगा क्या होता है, इस रो में से बिल्कुल भी हैंड रेज नहीं होता। एनीवन, देखो फ्री फील करो, यहाँ पर आंसर्स दोगे डाउट्स क्लियर होंगे। हाँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और कोई ऐड करना चाहेगा कोई पॉइंट इसमें, एनीवन, नहीं, क्या, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, हाँ। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ, CFCs, मीथेन वगैरह। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, मैं दोबारा समझाती हूँ। हमारी ये अर्थ है, अर्थ के पास क्या है, एक ओजोन लेयर के अलावा एटमॉस्फेयर। ओके, इस एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं। क्या हम इसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, अगर मैं इस एटमॉस्फेयर को यहाँ से हटा दूं, क्या हम यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे, नो। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्या उनके पास एटमॉस्फेयर है, नहीं है। कुछ के पास है, ओके, कुछ नेशंस नहीं, सॉरी, कुछ प्लैनेट्स के पास है, बट वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम उसमें सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पर रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से सनरेज आती हैं, जब सनरेज अर्थ में आती है, अर्थ के पास आती है, तो वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अब एटमॉस्फेयर में उन्हें कौन मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस, ठीक है। गैसेस मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC,
और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह और सारी गैसेस। अब गैसेस का क्या रहता है, वो सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। क्या करती है, ट्रैप। क्या करेंगी वो ट्रैप करके, कोई काम नहीं करती है वो, बट वो बस ट्रैप करने का काम करती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अब जनरली क्या हो रहा था, या फिर कह सकते हैं ना कि रेडिएशंस जो वापस जाती हैं अर्थ के, वो वापस नहीं जा पाती हैं, वो यहीं रह जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कुछ ही सेल्सियस से बढ़ा है, पॉइंट्स में बढ़ा है। ओके, पर उसके इफेक्ट्स क्या होने लगे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं। लैंडस्लाइड्स उसमें नहीं आएगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। सी लेवल एग्जैक्टली। तो क्या होने लगा, माउंटेन्स पे टेम्परेचर बढ़ा, जितनी भी आइस थी मेल्ट होने लगी। लैंडस्लाइड बोला, एवलांचेस बोलते तो बिल्कुल ठीक हो जाता। ओके तो ओके तो एवलांचेस क्या होते हैं, वो भी एक तरीके की लैंडस्लाइड होती है, बट उसमें क्या होता है, आइस जाती है नीचे, स्नो जाती है ना। ओके, ये देखो फर्स्ट क्लास है, मैं आप लोगों से इतना रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में मुझे सबसे आंसर चाहिए। ओके, जितने बैक बेंचर्स हैं मैं आगे बिठा लूंगी, तो प्लीज बी अटेंटिव। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी वाटर बॉडीज है वो मेल्ट होती है, मतलब ग्लेशियर्स वगैरह, और मेल्ट होके वो किस में जाता है, वाटर, ओशियंस में। ओशियंस का लेवल क्या होता है, राइज। और जो हमारा एरिया है लैंड का वो क्या होता है, रिड्यूस। ओके, और ये सारी चीजें रहती है, प्लस ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, आउटसाइड द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, एक लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। वो इस एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर बोल सकते हैं। सबसे पहली लेयर क्या होती है जो हमारे पास है, ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर का क्या होने लगा है, डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब रिडक्शन। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने यहाँ पॉल्यूशन किया और इतनी ऊपर जाकर आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी। हाँ, तो ओजोन बनी किसकी होती है, ऑक्सीजन के थ्री थ्री एटम्स की। ओके, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। अब ये O3 जो बनी होती है, या जब कोई जैसे CFCs वगैरह होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस ऊपर पहुंचती है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करती है और इसको तोड़ देती है। किसमें, एक ऑक्सीजन में और एक सिर्फ O में। और जैसे ये टूटता है वहां से वो लेयर हट जाती है। ठीक है, अब वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, ये हो रहा था अंटार्कटिका के ऊपर। पॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, अंटार्कटिका पे जहाँ कोई रहता नहीं है, वहां पर जाके क्यों ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, बताओ। विंड सर्कुलेशन अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों, एनीवन। ओके, वार्मर से कोल्डर में मूव कर, नेक्स्ट। या कोल्डर से वार्मर में चाहती है, तो रीजन क्या है उसका, उसका रीजन है वहां पे आइस। आइस क्या जनरली करती है, क्लोरीन, क्लोरीन जो होती है ना उसका एब्जॉर्प्शन करती है, फिर वो जब मेल्ट होती है तो वो रिलीज होती है, उसकी वजह से वहां डिप्लीशन ज्यादा हुआ था। ओके, नेक्स्ट आता है, बट अभी रिकवर कर रहा है, राइट, ओजोन लेयर। अगर अच्छा ओजोन लेयर चली जाएगी तो क्या होगा, क्या आएगी, यूवी रेज आएंगी। ठीक है, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वो कहाँ से आती हैं, सन से आती है, तो वो उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। अगर ब्लॉक नहीं हुआ तो डाई नहीं करेंगे हम लोग, डैमेज होगा, हाँ कैंसर होगा। क्यों, पेनिट्रेट कर जाती है, और भी रेडिएशंस पेनिट्रेट करती है, पर उसने कैंसर क्यों किया, नहीं नहीं नहीं, उसका रीजन ये रहता है, उसका रीजन ये रहता है कि जो आपकी यूवी रेज होती है, इसके अलावा कुछ और भी रेज होती है, वो ना उसको हमारे डीएनए को ना ब्रेक कर देती है, उसके अंदर म्यूटेशन कराती है। ठीक है, तो ये वैसे बायोलॉजी का है,
वो म्यूटेशन कराती है, उसकी वजह से क्या होता है, और जो सेल्स बनते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं एंड उससे कैंसर बनता है। ये तो हम टॉपिक से अलग जा रहे हैं। अब आते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है? डेली बढ़ रहा है। ठीक है, एक स्मॉग देखते हो सुबह उठते हो एनसीआर रीजन में, स्मॉग दिखता है, सनलाइट नहीं आती है काफी देर तक, वो क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। बट अगर सडनली रात में बारिश हो जाती है, रेन आ जाती है, तो क्या होता है, नेक्स्ट डे क्लियर होता है स्काई। क्यों? क्योंकि स्मॉग होता है वो। ओके, कार्बन के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऊपर जाकर। यस, क्या? तो इसका डाउट ये है, व्हाट्स योर गुड नेम बच्चे? प्रगति। ओके, सो प्रगति का डाउट ये है कि ट्रीज का कोई रोल नहीं है ओजोन लेयर डिप्लीशन में, ऐसा है? हाँ, कोई यूज नहीं है, ऐसा है? ट्रीज का कोई यूज है ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचाने के लिए? हाँ, तो डायरेक्टली ट्रीज ऐसा नहीं करेगा कि इस ओजोन लेयर को बाइंड कर देगा या जहां से ये खराब हुई है उसको दोबारा रिजनरेट कर देगा, बट क्या करेगा, जो हमने पॉल्यूशन किया उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो उस केस में हम डायरेक्टली नहीं बचा सकते, बट इनडायरेक्टली हम बचा सकते हैं। नहीं, वो फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ, इनडायरेक्टली कर रहा है ना, बट क्लोरीन्स वगैरह का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करता। प्लांट्स का लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का लेवल डिक्रीज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली क्लोरीन वगैरह का कर सकते हैं। हाँ, बिग में आ सकता है, मतलब लार्ज उस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। एंड प्लस अंटार्कटिका में क्या रहेगा, देखो ट्रीज नहीं है तो वहां पे एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी पूरा एटमॉस्फेयर है ना, इसमें ऊपर की तरफ जहां पर हम आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, वहां पे जेट स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं। जेट स्ट्रीम्स का मतलब होता है, जो आपके जेट होते हैं ना, मतलब समझ लो फाइटर प्लेन्स, जो कि बहुत हाई स्पीड से चलते हैं, इससे भी ज्यादा स्पीड से वहां पे विंड फ्लो होती है। ओके, तो एज सच कोई फैक्टर नहीं है प्रेजेंस ऑफ ट्रीज। कोई डाउट है? ओके, चलो। तो ये आ गया, प्लस लैंड डिग्रेडेशन। अब इस चैप्टर में आप ये नहीं पढ़ोगे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आएगा क्या, लैंड डिग्रेडेशन आएगा। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, बताइए, एनीवन? यस, पॉल्यूटिंग ऑफ सॉइल, तो उसमें सॉइल डिग्रेडेशन आता, यहाँ लैंड डिग्रेडेशन है। डेजर्टिफिकेशन, यस, कैन बी, यस, सॉइल इरोजन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज जो खराब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा हुआ, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एरिया को रिजर्व कर लेते हैं, राइट, प्लॉट्स ले लेते हैं, प्लॉट्स परचेज कर लेते हैं, एंड वो काफी टाइम तक क्या रहता है, फैलो रहता है। पर अर्लियर टाइम में कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्रॉपिंग होती थी। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी बाउंड्री करा ली उस एक एरिया की, क्या मैं उसे यूज करने वाली हूँ कुछ ईयर्स तक? नहीं। क्या मैं उसके अंदर क्रॉप्स लगाने वाली हूँ? नहीं। क्या ट्रीज आएंगे वहां पर? कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ट्रीज भी ग्रो नहीं होंगे, और मैं कुछ टाइम बाद उसको सेल कर दूंगी। तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन। मतलब सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं, और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन होना, ओके, और या फिर एफॉरेस्टेशन होना, ओवरग्रेजिंग होना, लैंडस्लाइड होना, हर केस में लैंड डिग्रेडेशन वहां पर आ जाता है। सिर्फ सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन की फुल डेफिनेशन नहीं है। एसिड रेन्स कैन बी, एसिड रेन्स आर हार्मफुल फॉर द प्लांट्स, जनरली प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो एक पॉइंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है, एनीवन फ्रॉम लास्ट? फ्यूचर के लिए बचाना, राइट, हाँ, एफिशिएंटली यूज करना फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या हम इस फैन को रन कर सकते हैं सोलर एनर्जी से? हाँ, सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं हम लोग घरों में, देखा होगा, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स होती है सोलर प्लेट के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि आप जब एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, आप ये भी नहीं चाहते कि आपका डेवलपमेंट रुक जाए, नहीं, हमें चाहिए डेवलपमेंट प्लस हमें चाहिए एनवायरमेंट भी। तो हम क्या लेकर आएंगे, सोलर प्लेट्स लेकर आएंगे, या फिर विंड एनर्जी लेकर आएंगे, उससे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाते हैं,
हाइड्रो पावर से, तो वो तो अच्छा सोर्स हो गया ना, तो उसमें डिप्लीशन कहाँ हुआ एनवायरमेंट का। फॉसिल फ्यूल्स, हम लोग क्या करते हैं जनरली कोल को यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हम लोग कोल से वाटर को इवेपोरेट कराते हैं एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी, ओके, उसके प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम डेवलपमेंट करें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करें एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा कर रखें, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा कर रखें। गांधी जी ने बोला था कि जो आपकी रिसोर्सेज होती है ना, वो आपकी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए बहुत है, पर आपके डिजायर्स नहीं। नीड्स एंड डिजायर्स में डिफरेंस पता है? नीड्स एंड डिजायर में डिफरेंस सभी को पता है, राइट? तो डिजायर्स पूरे करने के लिए कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज पूरी नहीं हो सकती है, बट अगर आपको नीड्स सेटिस्फाई करनी है तो यस, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है, अब आता है कि एनवायरनमेंट के कुछ कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। ये आपकी बुक में नहीं है, राइट? बुक में नहीं है, मैम ये कहाँ से लेकर आई है एक्स्ट्रा, ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को समझ सके इन फ्यूचर। आपको जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सके, इस नॉलेज को यूज़ कर सके। तो ये क्या है? फ्लैमिंगोज, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ कन्वेंशन है, एक है रामसा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, कन्वेंशन है, ओके। तो रामसा कन्वेंशन क्या था, हम जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हमें एनवायरनमेंट की बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्ट्स, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स लेकर आते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके की ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जिसके थ्रू सारी कंट्रीज साइन करती हैं कि हाँ, हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे। इसी तरीके का एक कन्वेंशन साइन हुआ था 1975 में, ओके सॉरी 1971 में साइन हुआ था, 75 में वो एक्ट में आया था, मींस कह सकते हैं फोर्स में आया था। इसमें क्या था कि हम लोग वेटलैंड्स को बचाएंगे। वेटलैंड्स क्या होती है? वेटलैंड्स क्या होती है? हाँ, मार्शेस कह सकते हो, रेनफॉल रिसीव करती है। कोई और? डेल्टास नहीं। देखो, वेटलैंड्स क्या होती है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे लेक वगैरह का आसपास का एरिया होता है, स्वैम्पी सॉइल होती है। वहां पर क्या होती है, इस तरीके से आपकी काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, ठीक है। अब वहां पर आप गंदा करके रखोगे, वैसे वो टूरिस्ट प्लेस हो सकती है, पर अगर आप उसे गंदा करके रखोगे, क्लीन नहीं होगा, डिग्रेडेशन होगा, उसके पानी में आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, आपने डेली अपनी डोमेस्टिक लाइफ में जो वाटर यूज किया, आपने वहां पर छोड़ दिया, तो क्या होगा? खराब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये कंज्यूम करेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, टॉक्सिक हो गया उसके अंदर, ये करेंगे कंज्यूम, इनकी डेथ हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए कन्वेंशन आए। अब क्या करते हैं ये लोग, रामसार कन्वेंशन तब आ गया था, बट ये अभी भी एक्टिव है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में कुछ वेटलैंड साइट्स, जैसे कोई भी पसंद आ गई अच्छी साइट है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, टूरिस्ट प्लेस है, उसको हम लोग रख देते हैं वेटलैंड में, ठीक है, प्रोटेक्शन के अंदर रख देते हैं कि अब इसकी क्लीनिंग होगी, गवर्नमेंट क्लीन कराएगी, ऐसी सारी चीजें। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किसके अगेंस्ट था? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर था, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एनीवन? पोलन ग्रेन्स, ओके। और 2.5, ओके। सो लास्ट, क्या डिस्कशन हो रहा है? बोरिंग लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यू राइट टी शर्ट, व्हाट्स योर गुड नेम? योर गुड नेम? गंगेश। क्या हुआ गंगेश, समझ नहीं आ रहा? बोरिंग लग रहा है? क्या मैम पढ़ा रही है, ये तो हमें सबको पता है कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना, राइट? प्लीज फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ज्योग्राफी हम 9th-10th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तो ज्योग्राफी लगती है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, कहाँ यूज करेगी, कहाँ यूज आएगा इसका? हम कर लेंगे नीट, कर लेंगे जेई, कर लेंगे, हाँ ठीक है, आपका गोल है लाइफ का, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं जहाँ पर आपकी ज्योग्राफी यूज होती है या हिस्ट्री यूज होती है। क्या है वो सब जगह? यूपीएससी, अदर देन दैट? एनडीए का किसी का है ड्रीम? एनडीए का ड्रीम है, फिर भी फोकस दे क्लास पे, राइट? तो एनडीए वगैरह जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, तो उस केस में आपको ये हेल्प करेगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यहाँ से फाउंडेशन होती है, ठीक है, सारी चीजों। तो इनके अगेंस्ट था जिनेवा में, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये साइन किया गया था स्टॉकहोम कन्वेंशन, एंड इसको फोर्स में लाया गया था 2004।
ओके तो ये जनरली उनके रिलेटेड था जो वाटर बॉडीज में हम लोग पॉल्यूटेंट्स को डालते हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज या अदर कंट्रीज में क्या रहता है, बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आपने सुना भी होगा कि वहाँ बहुत कंडीशंस है, जैसे अगर आप घर भी बनाते हैं ना वहाँ पर, तो इतना स्पेसिफिक एरिया रहना होता है, छोड़ना होता है, इतने एरिया में घर बनेगा, सारी चीज़ें बहुत कंफर्म होती हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बनता है। क्या हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसा है कि आपको इतनी पार्किंग देनी है, इतना लॉन देना है, इतना ट्रीज एरिया होना चाहिए? हाँ लॉन्स में है, कुछ सिटीज में है, बट हम लोग उसको स्पेसिफिकली फॉलो नहीं करते। बट लॉ नहीं, रूल कह सकते हैं, रूल। हाँ लॉज भी हैं बट वो फॉलो नहीं होता है, बट रूल्स रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर का मैप वगैरह बनवाएंगे ना किसी से, तो वो उसमें प्लेस रखते हैं उसके, ठीक है। हाँ हाँ व्हीकल्स हो सके या फिर प्लांट्स के लिए एक एरिया हो, ओपन स्पेस हो घर के अंदर, वो सारी चीज। नेक्स्ट आता है बॉन कन्वेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, माइंड में रखना, ठीक है। रिवाइज करते रहोगे ना, माइंड में हो जाती है स्टिक। एक रामसार हो सकता है या दो तीन, कितने भी याद रखो, बट माइंड में रखना, ओके। नॉलेज बढ़ाता है, आपका कंटेंट बढ़ाएगा माइंड के अंदर। तो आपका है बोन कन्वेंशन, ये किसके लिए था? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब वल्चर के बारे में सुना है? एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट हो चुके हैं ना, खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, ऐसा है? नहीं है, इंडेंजर्ड है, कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स, मतलब वो तो वेल वेल माइग्रेटरी वर्ड नहीं है, माइग्रेटरी नहीं है, बट कुछ स्पीशीज ऐसी होती है वो माइग्रेटरी होती है, ये मूव करती है। जब स्पेशली जब समर्स आने वाली होती हैं, अभी जैसे माइग्रेशन आप देख सकते हो, कभी आप देखते होगे कि बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप होता है बर्ड्स का, वो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, माइग्रेशन होता है, वो ऐसे एरियाज में ट्रेवल करते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट उनके लिए कंफर्टेबल है, राइट। अब जैसे कोई ऐसी वर्ड है जो कि कोल्ड एरियाज में रहती है, अब वो जहाँ सर्वाइव करती है वहाँ समर्स आ गए, तो वो क्या करेगी, माइग्रेशन करेगी, वो दूसरे एरिया में जाएगी जहाँ पर क्या है, विंटर्स है, ठीक है। तो उन सब के प्रोटेक्शन के लिए 1979 में बॉन कन्वेंशन आया था, जो कि फोर्स में आया था 83। अब ये फोर्स में आना और साइन होना, इसमें डिफरेंस क्या है? ओके तो एक होता है पेपर वर्क पे करना चीजें, और एक होता है फोर्स में लेकर आना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया, फॉर एग्जाम्पल कि कल से आप लोग 30 मिनट्स पहले आएंगे, ठीक है। अब उसको फोर्स में लाने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, सबके पेरेंट्स को कन्वे करना पड़ेगा, टाइम चेंज करना पड़ेगा, और क्लासेस का भी। तो उसको फोर्स में आते आते 1 या 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। मुझे नोटिस भी जनरेट करना पड़ेगा ऑफिशियली। तो ये क्या होता है कि एक साइन हो जाना, फिर सारी कंट्रीज को बोलना कि आपके यहाँ माइग्रेटिव बर्ड्स आएंगे, प्लीज ध्यान रखना, ओके। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए हैं आपके यहाँ, प्लीज उसको चेक करो। या फिर आपके यहाँ वेटलैंड्स जो है ना, उनकी कंडीशन ज़्यादा ही खराब है, तो प्लीज़ उनको चेक करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाते लाते, फोर्स में लाते लाते टाइम हो जाता है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक जो चीज़ें डिग्रेड नहीं हो रही हैं, और ऑर्गेनिक इन नेचर, लाइक कोई आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, हर्बिसाइड्स वगैरह यूज़ कर, तो वो ऑर्गेनिक में आ जाता है। ये परसिस्टेंटली आप उसको यूज़ करते हो ना, तो वो डिग्रेड नहीं होते हैं। या फिर कोई आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हो ना, तो वो भी डिग्रेड नहीं होते, परसिस्टेंट वही आता है। यस कैन बी, ओके। तो हम उसको इतने हाई लेवल पे यूज़ नहीं करते। क्या जितनी भी आपकी विंड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल रिसोर्स। हाँ कुछ रिसोर्स कुछ स्टेट्स में हो सकता है। क्या बीइंग स्पेसिफिक अबाउट इंडिया नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में इतना एरिया नहीं है जहाँ पर हाई विंड्स, ठीक है, या फिर हाई स्पीड विंड्स फ्लो। क्या उत्तर प्रदेश में अगर मैं विंड पैनल लगा लेती हूँ, क्या वो यूज आएगा? नहीं। एक टाइम में आएगा, कहाँ, किस टाइम पर? ईयर के किस टाइम पर आ सकता है? इस समय, ओके। मे का टाइम, क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, जिसको लोकल वर्ड क्या कहते हैं, आंधी, ओके।
तो लोकल वर्ड स्टॉर्म्स एंड वैसे आंधी। तो ये क्या होता है, जब प्रेशर चेंज होता है तब वो आता है। तो वो कितने मिनट्स के लिए होता होगा, हार्डली 15-20, मैक्सिमम 30 मिनट्स। ओके, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। क्या उसमें मेरी इतनी एनर्जी बन पाएगी? नहीं। क्या मैंने उसमें इतना इनपुट लगाया होगा? विंड मिल्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैंने कितना इनपुट लगाया होगा? ठीक है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हुआ होगा। क्या मुझे इतना रिटर्न मिलेगा? नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि मैनेज करना ब्रेन के साथ। अब हम हर जगह वो कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं। We can. Okay, we can, but as you know, India is a developing country. We have to focus on other areas also, right? We have don't have that much fallow land here, so that we can put windmills or solar panels. That's why आपकी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। मीन्स उन्होंने क्या किया, जो लेक होते हैं उनके ऊपर, साउथ के अंदर, उनके ऊपर पैनल्स लगा दिए। ठीक है, फ्लोटिंग पैनल्स, जो यूज में नहीं आ रहा है एरिया वहां पर। ठीक है, अब आप हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स नहीं लगा सकते, ठीक है, बट कुछ एरियाज में लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम यूज। अब आता है वेना कन्वेंशन। ये कुछ मैंने ऐसे कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स को पुट किया है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, वेना प्रोटोकॉल के बारे में आप देख सकते हो, या कन्वेंशन के बारे में, एंड क्योटो प्रोटोकॉल। वेना कन्वेंशन में क्या था, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। अभी इतनी बात की हम लोगों ने, हमें पता चला था उसी टाइम पर कि हमारी ओजोन लेयर तो काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। पूरी अंटार्कटिका पे यूवी रेज आ रही है, और धीरे धीरे छोटे छोटे पैचेस हमारे एरिया में भी बनने लगेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर हम लेकर आए थे वेना कन्वेंशन 1985 में, एंड इसको एक्ट में लाते लाते 1988 हो गया। ठीक है, अब सारी चीजें जिसको मतलब डिग्रेडेशन से हमें बचाना है, वो कहीं ना कहीं एक ही जगह रहता है। क्या? एफोरेस्टेशन। अगर आप प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं तो क्या सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा? हाँ, मिल सकता है। ठीक है, 90% तक सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर क्या हमारे पास इतना एरिया बचा है ऑन द रीजन? ओके, क्या एनसीआर रीजन में प्लांट्स के लिए जगह है? तो जहां हम रहते हैं ना, वहीं का एग्जाम्पल लेते हैं। बट अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां फॉरेस्ट है कितना है? 33%, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 33% आपका वहां पर फॉरेस्ट है। एंड बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गए हो कभी घूमने? आसाम देखा है वहाँ कितने ट्रीज हैं, राइट? जम्मू कश्मीर वो तो माउंटेन रीजन है ही, बाकी छत्तीसगढ़ वगैरह वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ट्रीज ज्यादा है। हाँ, वो माइनिंग वगैरह एक्टिविटी की वजह से, बट फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर रीजन, या रीजन वहाँ पर ज़्यादा है। बट वहाँ पर भी जब पॉपुलेशन या डेवलपमेंट होने लगेगा, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, तो वहाँ पर भी वो नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्टर्न में, हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों नहीं कट कर सकते? तो क्या रहता है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ना, वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स के प्रोटेक्शन के लिए माइनॉरिटी एक्ट लाया गया, जिसमें वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो वहाँ पर जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आते हैं, इवन पंचायत या ऐसी छोटी मोटी चीज़, उसके लिए भी आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस उनकी कम्युनिटी से बात करना पड़ता है, क्या वो उस पर एग्री करते हैं, तो उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इतनी इजीली सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, स्पेशली एरियाज ऑफ नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम ऑलमोस्ट थोड़ा नॉर्मल है, बट अदर स्टेट्स जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव। हाँ, बहुत सारे एक्ट्स उसके ऊपर है वहाँ पर, ये आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। ग्रीन हाउस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से निकलती हैं ये? फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हुए, ग्रीन हाउस गैसेज आई, एंड हम लोगों ने उसके प्रोटेक्शन के लिए, एमिशन के लिए ये किया। अब आपको पता है कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव जैसा कुछ होता है?
कि आपकी एयर कितनी कार्बन पॉजिटिव है, कितनी कार्बन नेगेटिव है। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, हाँ, कि आपका नेपाल जो रीजन है एंड भूटान, वहां पे इतने ज्यादा ट्रीज हैं कि वो कैसी स्टेट है, कार्बन नेगेटिव है, कार्बन नहीं है उनके, कार्बन नेगेटिव है, और हमारे यहाँ कार्बन पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे एरियाज भी हैं, तो इसके एमिशन के लिए अब हम लोग क्या बना रहे हैं, टारगेट 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल या जीरो तक पहुंच जाएंगे हम। हमने ऐसा टारगेट बनाया 2070, बहुत टाइम है, आराम से आप देखिएगा, एंड आपको याद आएगा कि 2023 में मैम ने बताया था, जो अब जाकर कंप्लीट हो पा रहा है। यस, हाँ, जीरो नहीं, मतलब देखो, टारगेट्स बनाए जाते हैं ताकि हम उसको अचीव कर सकें, बाकी वो आगे हो जाती है डेडलाइन। हाँ, अकम्प्लिश करना था बट नहीं हो पाता है। हाँ, अब जैसे अभी आप इथेनॉल ब्लेंडिंग का आ रहा है, आपकी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाई जा रही है, पता है आपको? इथेनॉल किस किस को पता है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, केमिस्ट्री में पढ़ी है लास्ट, इथेनॉल पता है, बताओ? अल्कोहल के फॉर्म कह सकते हैं, तो केमिस्ट्री में आपकी आती है इथेनॉल। इथेनॉल को हम ब्लेंड करें किसके साथ, पेट्रोल के साथ, ताकि हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो हम लोग कुछ 10% 20% के टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, कि पहले हम 10% मिक्स करके देखते हैं, ठीक चलेगा 20%, पर इसके कुछ कुछ क्या ड्रॉबैक्स भी है, क्या आपका ये इंजन जो है अभी है, क्या वो वर्क करेगा उस पर भी? तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या रहता है कि हमें कुछ चेंजेस करके लाने पड़ेंगे, या फिर हाइब्रिड इंजन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वर्क कर सके। अब आता है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कहां पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था, इन ईयर 1992, ठीक है। इसको प्लीज याद रखना, इसके नेम को, इसके ईयर को, और इसके प्लेस को, ब्राजील में ये हुआ था। आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं लिया लिखा है, ठीक है, पर ब्राजील में ये हुआ था, इस चीज को प्लीज याद रखना। सेकेंड लाइन, यस, तो इसको याद रखना, ये इंटरनेशनल अर्थ समिट था, इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बात की गई थी, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसके रिगार्डिंग बात हुई थी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तेज आवाज बोल, तेज, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई थी, एंड इसमें अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21, और उसका टारगेट क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी चल रही है ये, 21st सेंचुरी चल रही है, तो इसमें हम लोग क्या लेकर आएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला कर रहेंगे, ओके। अब तक आ गया है, थोड़ा सा आ गया है, ये सोलर पैनल्स वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं ना, कि घर पर है सोलर पैनल्स, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप उसको सेटअप कराइए जल्दी हो सके, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है एजेंडा 21, इसमें क्या किया था, वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था, कहाँ साइन किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन। हाँ, देखो, जो ऑप्शन आएगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, बोर्ड में आएगी, वहां वहां यहाँ तक कॉन्फ्रेंस तक सेम होगा, चारों ऑप्शन में कॉन्फ्रेंस तक सेम होगा, लास्ट पॉइंट डिफरेंट होगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट डिफरेंट होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, तो प्लीज इसको याद रखना, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है। एम क्या लग रहा है इसका, एम क्या लग रहा है इसका, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, इसका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें, इसका एम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट विद एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी है, डिसीज है, सबसे फाइट करना है। क्या कोई डिसीज ऐसी है जिसे हमने एलिमिनेट कर दिया है, पोलियो नहीं, ट्यूबरक्लोसिस, कोई ऐसा है, कोई ऐसी डिसीज है जिसे हमने एलिमिनेट कर दिया हो एनवायरमेंट से, ब्लैक प्लेग, अपने इंडिया की बताओ। अच्छा मैं बताती हूँ 2000, हाँ, अभी हम लोग ना किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। ट्यूबरक्लोसिस एक टाइम पर बहुत सीवियर डिसीज थी, फेटल डिसीज थी, बहुत डेथ हुई है, ओके, जैसे कोविड से हुआ था ना, इन द सेम वे का रहता था ट्यूबरक्लोसिस। तो अभी हम उसे एलिमिनेट करने का टारगेट बना रहे हैं, तो क्या ये इसके अंदर आएगा 21st सेंचुरी के अंदर, हाँ, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, पॉवर्टी पर वर्क कर रहे हैं हम लोग,
कर रहे हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, लाए हैं ना स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि हम स्किल्स पे ज्यादा फोकस करें और काम कर सकें। डिसीज के ऊपर हो गया, पॉवर्टी हो गया, प्लस कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अब सपोज इंडिया ने तो बहुत सीरियसली ले लिया, ऐसा कुछ एजेंडा पास हुआ है एंड हम कल से बिल्कुल पेट्रोल बंद कर देंगे, ठीक है, क्या होगा इससे, हमें बेनिफिट होगा, क्यों, आपका एनवायरमेंट क्लियर हो जाएगा। वो एक ओके, तो इन्होंने बोला ओके, सो अगर हम पेट्रोल बंद कर देते हैं, मैं ये बोलती हूँ कि अगर हम पेट्रोल को बंद करके कंप्लीटली बंद करके एंड उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देते हैं विथ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल हम सोलर एनर्जी वगैरह यूज करते हैं, आपकी बसेस सब इलेक्ट्रिक हो गई है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो वो और भी प्लेसेस पे हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो आपको फायदा तो होगा, अब फायदा तो होगा आपको पर इतना नहीं होगा, ठीक है, फायदा होगा पर इतना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। या तो हमारा सही हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, पर ग्लोबल लेवल पे नहीं होगा। अदर कंट्रीज अभी भी पोल्यूशन कर रही हैं, तो क्या हमारा ये जो एजेंडा है क्या ये फुलफिल हो पाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक नेशन की नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हो, क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एंड सारी चीजें, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ कम। हाँ, तो इसमें क्या है, सबको अपने लोकल लेवल पे, एजेंडा ऑफ 21 क्या था कि लोकल गवर्नमेंट को लोकल लेवल पे क्या करना चाहिए, लोकल लेवल पे काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं मार्क कर लीजिएगा, बुक में मार्क कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन एक ना एक पॉइंट पर जरूर बन जाएगा, ओके, मार्क कर लेना, अगर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में तो इसी में से आएगा, जनरली बाकी सारी चीजें है अभी नहीं है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, अब बात कर लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स चीज है, अब ये करी कैसे जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दीजिए, क्या आप कर दोगे, आप बोलोगे यस मैम, हम बिल्कुल वॉलंटियर बन जाएंगे एंड हम सारा इवेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो उसके लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले तो आप बोलोगे मैम वो जो इवेंट है वो किस टाइप का है, कहाँ पर होने वाला है, ये हमें डिसाइड करना है, वेन्यू, ठीक है, कितने लोग आएंगे, हाँ बजट, फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो सारी चीजें करोगे, कितने लोग आएंगे, कहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, क्या क्या फूड में रहेगा, इसी तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो पहले तो हमें सर्वे करना पड़ेगा। अब क्या करा कि सर्वे हमने किया नहीं एंड रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट कर दिया हमने एनसीआर रीजन में, क्या होगा, कुछ फर्क होगा, कोई नहीं फर्क होगा, क्यों, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज हमारी तो कुछ और प्लेसेस में है, ठीक है, तो रिसोर्स के लिए हमें प्रॉपर सर्वे करना पड़ेगा, मैप लेकर आना पड़ेगा इंडिया का कि अच्छा ये रिसोर्स यहाँ पर मिलती है, ये रिसोर्स कर्नाटका में मिलती है, ये आपका क्रूड ऑयल मुंबई रीजन में है, जहां पर भी प्लेसेस है, तो ये करना पड़ेगा। फिर हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि अच्छा हम कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं, कितनी माइनिंग कर लेते हैं, कितनी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो सारी चीज। उसके बाद हम उसकी ना स्किल्स को डेवलप करेंगे, मीन्स सेटअप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल वही राजस्थान वाला रीजन, विंड वहाँ पर है ना, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग सर्वे करेंगे कहाँ से कितनी विंड्स आती हैं, कहाँ पर हम सेटअप कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट का रीजन है जहाँ पे विंड मिल सेटअप की जा सकती है, क्या सब्सिडी सब्सिडी दे सकते हैं, सॉरी, एंड कितना हमसे प्रोडक्शन होगा, कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, कितना हमारा इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा, सारी चीजें यहाँ हो गई। उसके बाद आता है स्किल्स के लिए, अब उसको ऑपरेट करने के लिए भी तो हमें वर्कर्स चाहिए होंगे, टीम चाहिए होगी, क्या उसके पास स्किल्स है, क्या आप लोगों को मैं ये टीम टास्क दे दूं कि आपको सोलर पैनल या विंड पैनल वगैरह सेटअप करने हैं, विंड मिल वगैरह, क्या कर पाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि स्किल्स नहीं, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स वगैरह करने पड़ेंगे ताकि डेवलपमेंट प्लान्स ना वर्क कर सके। फिर लास्ट में मैच करना पड़ेगा जितनी भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लांट है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, ऐसा ना हो कि हमने सारे एफर्ट्स उसी जगह लगा दिए, बाकी जगह फोकस ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप लोग बैठे हो इसी तरीके से न्यूट्रल बैठे रहोगे, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, इरिगेशन कंजप्शन। यस, किसी का डाउट है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन करना सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने। ओके, तो इसमें यही सारी चीजें, देखो गांधी जी ने यही बोला था कि आप वॉइस की थी, कंसर्न किया था किसके बारे में, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, कि सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत है, बट डिजायर्स या फिर ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ओके, यस प्रगति। आई विल आंसर दैट, जस्ट अ मिनट। ओके डियर, ओके सो रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, रिसोर्सेज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, फिर क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ही आ गया वो। उसके बाद डेवलपमेंट पढ़ा था, रिसोर्स प्लानिंग पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा हम लोगों ने, और क्या पढ़ा, वेटलैंड्स वगैरह के बारे में प्रोटोकॉल्स पढ़े, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आ जाते हैं आपकी सारी चीज़ें। तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ा, कंजर्वेशन पढ़ा, और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो सारा मैप बन गया माइंड में, सब रिलेट हो गया, ये पढ़ा आज हमने। ओके, कल आएंगे तो सब रिवाइज करके आएंगे, बट अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Which one of the following is not a cause of land degradation? आंसर्स बताइए। क्या आपकी डिग्रेडेशन होगा, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो हो जाएगा, टेरेस फार्मिंग करेंगे तो नहीं होगा। टेरेस फार्मिंग होती क्या है, कोई बताएगा? टेरेस बनाते, प्लेटफॉर्म्स बनाते, हाँ स्टेप्स बनाते हैं। अब देखो स्लोप होती है इस तरीके की, माउंटेन की फार्मिंग हो सकती है यहाँ पर नहीं, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टेरेसेस बनाते हैं, मीन छोटा छोटा एक फ्लैट एरिया डेवलप करते हैं जिसपे आपकी हाँ सॉइल इरोजन वगैरह, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट आता है ओवरग्रेजिंग, वैसे हमें आंसर पता चल गया। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, किसी एरिया में ग्रास है, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रास खत्म हो जाएगी, ठीक है, ग्रास खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, और वाटर वाटर की वजह से इरोजन होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे, और लैंड डिग्रेड हो। नेक्स्ट आता है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन क्या होता है, ज्यादा पानी देना, ठीक है, तो किसी एरिया में जैसे पंजाब वाले रीजन में ओवर इरिगेशन, प्लांट को चाहिए 1 ग्लास ऑफ वाटर, हम कितना दे रहे हैं, 10 ग्लास, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following state in which one of the following state is terrace cultivation practiced? हिमाचल। नेक्स्ट, what steps can be taken to control soil degradation? ये आपका आंसर होगा, होमवर्क में लिखना क्या क्या मेजर्स है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग क्लास एंड करते हैं।